साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPPCS 2020 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जो है जून 2021 में प्रस्तावित है, उसके लिए टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। और इस वीडियो में जो टेस्ट सीरीज हम लोग देखेंगे वह चेतन मीना इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज नामक जो कोचिंग संस्था है इंदौर की, उनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज संचालित की जा रही है उसको हम लोग यहाँ पर पूरे स्पष्टीकरण के साथ देखेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारतवर्ष आकार में विश्व का किस नंबर का देश है। तो आप देखें, यह जो है भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तथा इसके बारे में थोड़ा सा और देखें तो विश्व का सबसे बड़ा देश जो है आकार की दृष्टि से रूस है, और उसके बाद जो आपका दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे पे चाइना आता है, अमेरिका चौथे पे है, ब्राज़ील पाँचवें पे, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे आपका भारत आ जाता है। तो इस प्रकार से भारत 7वें नंबर पे है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो भारत जो है दूसरे नंबर पे है, जबकि आपका चाइना जो है वो तीसरे नंबर पे है। और आकार के हिसाब से यदि देखा जाए तो चाइना जो है तीसरे नंबर पे आता है, जनसंख्या में पहले पे और आकार में तीसरे नंबर पे है। आगे चलते हैं। अगला है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यह जो विश्वविद्यालय है यह 1960 में स्थापित किया गया था। कौन सा था? तो यह था 17 नवंबर 1960 को GBPAU या जीबी पंत करके था। तो ये पंतनगर उत्तराखंड में इसकी स्थापना होती है, जिसका वर्तमान में नाम जो है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांगू के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। तो यह क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया, तो इसको याद रखिएगा, 2 घंटे का समय अंतराल होता है। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती। यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, जो तीसरा क्वेश्चन है 2 घंटे का अंतराल का मतलब क्या है कि आपका अरुणाचल प्रदेश में सूर्य का उदय पहले होगा और गुजरात में 2 घंटे बाद होगा। चौथा प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। तो इसको सॉल्व करते समय एक बार आप इसको मैप में जरूर देख लीजिएगा। तो भूटान की जो सीमा है आप देखें इन चारों ऑप्शन से, तो मेघालय है, मेघालय से नहीं लगती है, क्योंकि मेघालय को आप देखें 3 तरफ से जो है असम घेरे हुए है और इसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है, परंतु सिक्किम से नहीं लगती है, सॉरी भूटान से नहीं लगती है। तो भूटान से कौन कौन सी सीमाएं साझा करता है? तो भारत के जो राज्य भूटान सीमा साझा करते हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये ऐसे राज्य हैं जो भूटान से सीमा साझा करते हैं। जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश का मिलती है, परंतु आपकी भूटान के साथ नहीं मिलती है। और भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहते हैं। आगे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, मतलब उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। अधिकतर आप नदियों को देखेंगे जो गंगा की सहायक नदियां हैं वो उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती हैं। यहाँ बताना है कौन सी उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। तो जो सोन नदी है, इसकी सहायक नदी सोन नदी, जो कि इससे दक्षिण से आकर के मिलती है और उत्तर की तरफ इसका बहाव है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सोन नदी के बारे में देखें तो अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिण तट या दाहिने तट की मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है तथा पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। अन्य नदियां जो है गंगा के बाएं तट की सहायिकाएं हैं तथा दक्षिण वाहिनी मतलब दक्षिण दिशा में उनका प्रवाह है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो जलप्रपात है, जोग जलप्रपात है, ये किस नदी पर है। तो ये जो है आपका कर्नाटक के जो शरावती नदी है इस पर यह है। वर्ल्ड वाटर फॉल्स डाटाबेस के अनुसार चौड़ाई के दृष्टि से, ठीक है, चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक के शरावती नदी पर है। ठीक है, और इसके अलावा यदि आयतन की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात है। और वहीं यदि सबसे ऊंचा झरने की बात करें या जलप्रपात की बात करें तो वो कुंची कला जो झरना या जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक के बरही नदी पर स्थित है, उसको माना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसको जरा देखते हैं कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। तो जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है ये गुजरात के बड़ौदा में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। तो जो नवीन मोड़दार पर्वत है, जो नवीन पर्वतों का निर्माण है उसमें ही ये पाई जाती हैं, न्यू फोल्डेड माउंटेन्स में। तो विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, चोमोलुंगमा,
सहित जो प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियां वो हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। हिमालय पर्वत एक नवीन मोड़दार या वलित पर्वत है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि विश्व की अधिकांश सर्वोच्च चोटियां इन्हीं वलित पर्वतों पर ही स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो उस समय जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। यदि वर्तमान में देखें तो आप देखते हैं 7वीं अनुसूची जो है इसमें 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, अब जो विषय इन तीनों में नहीं है वो किसके पास है? तो वो सब अवशिष्ट, उसे अवशिष्ट विषय कहे जाते हैं। वो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं वर्तमान में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, यहाँ पे प्रतिभा होना चाहिए, प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने के भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। मतलब ये जो राज्यसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं लोगों को, ये कहां से लिया गया है? तो ये आपका आयरिश गणतंत्र से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरिश गणतंत्र से लिया गया है, या आयरलैंड कह सकते हैं, आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। संविधान, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आप देखें, अभिव्यक्ति की आजादी किस में दी गई है? वो अनुच्छेद 19 में मूल अधिकार के तहत, भाग 3 में मूल अधिकार की बात की गई है और 2 में नागरिकता की बात की गई है। तो भाग 3 में जो मूल अधिकार है उसके तहत अनुच्छेद 19 में जो है यह आपका प्रेस की स्वतंत्रता आती है। इसको डायरेक्ट नहीं आती है, जबकि आप 19(1) का देखें तो यहाँ क्या है, इसमें वाक स्वतंत्रता और अव्यक्त स्वतंत्रता की बात की गई। इसी के अधिकार में, इसी के तहत जो है ये आपका प्रेस की स्वतंत्रता भी अंतर्निहित है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन था? तो वह था आपका भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अत्यंतिक, जिसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं, उसका प्रयोग किया था। जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधित पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अत्यंतिक या एब्सोल्यूट जो वीटो होता है ये मंत्रिमंडल की इच्छा के अधीन होता है, जबकि पॉकेट वीटो जो है ये स्वेच्छा से किया हुआ माना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका? 1984 का जो ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा जो वीटो लगाया जाता है, पॉकेट वीटो, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर, वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। यह है निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राज्य वंश अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चारों ऑप्शन देखिए। इसमें जो चोल थे ये अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। यदि चोल सेना में कुल सैनिकों की संख्या की बात करें तो लगभग 1,50,000 थी। इसके अतिरिक्त चोलों के पास अश्व, गज, पैदल सैनिकों के साथ ही एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। थोड़ा सा चोल शासन के बारे में बात करें तो चोल शासन जो है, या जो चोल राजवंश आता है, ये 9वीं शताब्दी में पल्लव शासन था उसके ध्वंसावशेषों, मतलब जब वो समाप्त होता है तो उसी पर यह स्थापित होता है। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे विजयालय, जिसने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। और इनका जो राजधानी थी वो तंजौर या तंजूर जिसे कहते हैं, वो इनकी राजधानी थी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। तो आप देखें वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? चारों ऑप्शन आप देखें तो जो एनीमोमीटर होता है उसके द्वारा वायु की गति को मापा जाता है, जबकि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं और हाइड्रोमीटर से जल या द्रव के घनत्व का मापन करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। थुम्बा रॉकेट छोड़ने का जो केंद्र है ये कहां पर अवस्थित है? तो ये जो थुम्बा रॉकेट केंद्र है इसका शॉर्ट में जो इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म उसका TERLS। अब इसका फुल फॉर्म क्या है इसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। कहां पर? इसको आपके केरल के तिरुवनंतपुरम जो है वहां पर यह थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है, जिसको इसरो के द्वारा स्थापित किया गया था 1962 में। यहां से इसरो के द्वारा साउंडिंग रॉकेट के प्रमोशन का कार्य किया जाता है। इसको यहाँ स्थापित क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ यह जो स्थान है यह पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के काफी निकट है, जिससे कि प्रक्षेपण में सहायता मिलती है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि खो खो में प्रत्येक पारी कितने समय की होती है। तो खो खो में जो प्रत्येक पारी है वो आपकी 9-9 मिनट की होती है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि खो खो में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9-9 ही खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, 9-9 खिलाड़ी, 9-9 मिनट का इनका पारी होती है। और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1954-55 में की जाती है और वर्ष 1959 में 1959 में प्रथम राष्ट्रीय चैंपियनशिप पुरुष वर्ग का आयोजन हुआ था। आगे चलते हैं, राजा सौरस का संबंध किससे है। तो राजा सौरस का जो संबंध है वो डायनासोर की प्रजाति से है। यह एक मांसाहारी डायनासोर की प्रजाति रही जिसकी खोज वर्ष 1982 में सुरेश श्रीवास्तव के द्वारा की गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में कौन सी नदी समाहित होती है, संगम बनाती है। तो चारों ऑप्शन देखिए, इसमें जो कावेरी नदी है, यहाँ कंफ्यूज मत करिएगा, ये कावेरी नदी आपका साउथ की कावेरी नदी नहीं है। ठीक है, ये एमपी की कावेरी नदी है, ये इसके साथ ओंकारेश्वर में संगम करती है या संगम बनाती है। और ओंकारेश्वर में ही शंकराचार्य की गुफाएं भी स्थित हैं। और याद रखिएगा, जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिला में जो मैकाल पर्वत है वहां पर स्थित अमरकंटक की चोटी से निकलती है और मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। और याद रखिएगा कि इसी पे एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात, जो कि जबलपुर के भेड़ाघाट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अगला सिंहस्थ या कुंभ मेला उज्जैन में किस वर्ष आयोजित होगा। तो यह जो है 2028 में आयोजित होगा। कैसे? क्योंकि पिछला कुंभ जो है वर्ष 2016 में उज्जैन में लगा था और प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ मेले का आयोजन होता है। इस प्रकार अगला कुंभ जो है वर्ष 2028 में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है, काली सिंधी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो काली सिंधी नदी का उद्गम स्थल बागली में है। कहाँ पे? बागली देवास में स्थित है, जहां से यह काली सिंधी नदी निकलती है। गोटमार मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो गोटमार मेले का आयोजन छिंदवाड़ा में किया जाता है और इस मेले का आयोजन वर्धा नदी की सहायक नदी जाम नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। अगला है, नर्मदा नदी को जीवित इकाई कब घोषित किया गया। तो इसको जीवित इकाई जो है 3 मई 2017 को घोषित किया गया। मार्च 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भारत की 2 पवित्र नदियों गंगा व यमुना को जीवित इकाई घोषित किया था। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 3 मई 2017 को नर्मदा नदी को जीवित इकाई घोषित किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, मामा भांजे की गुफाएं कहां स्थित हैं। तो ऑप्शन आप देखिए, चारों ऑप्शन। तो ये जो मामा भांजे की गुफाएं हैं ये आपका पंचमढ़ी में स्थित हैं। कहां पे? पंचमढ़ी में। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भीमगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है। तो यह बैनगंगा नदी पर स्थित है। भीमगढ़ बांध का निर्माण 1972 में किया गया था, जो मिट्टी से निर्मित बांध है। तो ये इसकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। तो यह जबलपुर के तिलवारा घाट, जो कि नर्मदा नदी के तट पर है, तो यहां पर गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, सिंधु बाबा की चोटी निम्न में से किस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये जो है आपका बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, राजा मुचकुंद की गुफाएं स्थित हैं। कहां पर स्थित हैं। तो ये मुरैना में स्थित हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, भोपाल के नवाब वंश की प्रारंभिक राजधानी कहां थी। तो इनकी प्रारंभिक राजधानी इस्लाम नगर थी, इस्लाम नगर। और भोपाल के नवाब वंश की प्रथम महिला शासिका कुदसिया बेगम, या जिन्हें गौहर बेगम के नाम से भी जानते हैं, वो यहाँ की प्रथम महिला शासिका थी नवाब वंश की, या कह सकते हैं भोपाल की पहली महिला शासिका थी। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि आधुनिक युग का चाणक्य किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग का चाणक्य जो है वो पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। जबकि माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश में जल संसाधन विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है आपका 1956 में की गई। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है। तो जो मैहर है इसे संगीत राजधानी के नाम से, इंदौर को खेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला है, प्रणाम मध्य प्रदेश किसकी पुस्तिका है। प्रणाम मध्य प्रदेश जो है ये महेश श्रीवास्तव की, महेश और सुरेश में कंफ्यूज मत होइएगा, महेश श्रीवास्तव की पुस्तक है और महेश श्रीवास्तव के द्वारा ही मध्य प्रदेश जो गान है उसके रचना की गई थी या उसके रचयिता है। अगला है, गोंड जनजाति की उपजनजाति जो बढ़ईगिरी का काम
हेतु जानी जाती है वो कौन सी है? तो वह है आपकी सोलहासा। सोलहासा जो है ये बढ़ईगिरी काम करती है, जबकि कोयला भूतिस जो है ये नाच गाने वाले होते हैं, ओझा झाड़ फूक वाले और प्रधान पूजा पाठ वाले। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सी जनजाति गोंडों के पारंपरिक पुरोहित रहे हैं? तो जो बैगा रहे हैं ये इनके पारंपरिक पुरोहित रहे हैं और इनके जो प्रमुख देवता थे वो बूढ़ा देव हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, पंचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू क्या कहलाते हैं? तो ये जो कोरकू होते हैं ये बदौरिया कहलाते हैं। क्या कहते हैं? बदौरिया कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आईसीसी की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक नियुक्त की गई है? तो ये जो है आपकी इंदिरा नूई जो है इसकी स्वतंत्र महिला निदेशक नियुक्त की गई है। अगला है, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रम से किस खनिज की प्राप्ति नहीं होती, किस खनिज की प्राप्ति होती है? तो इससे जो है आपका जो मैग्नीज होता है, मैग्नीज की प्राप्ति होती है। तो मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रम का विस्तार बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर जिले में पाया जाता है, जिससे मैग्नीज, क्वार्टजाइट, कॉपर के पायराइट आदि खनिजों की प्राप्ति होती है। बालाघाट जिले में चिल्पी क्रम की चट्टानों में बैहर नीस, चौरिया नीस आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? तो सबसे छोटा पठार यहाँ का बघेलखंड का पठार है। बघेलखंड पठार का कुल क्षेत्रफल जो है 1,40,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में सम्मिलित है तथा यह संपूर्ण मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7% है। अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश का, जो बघेलखंड पठार है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में जलोढ़ मृदा का विस्तार नहीं पाया जाता है? तो खरगोन जिले में जो है जलोढ़ मृदा का विस्तार नहीं पाया जाता है। मध्य प्रदेश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भागों में स्थित भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर आदि जिलों में जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है, जो सरसों, राई, जौ, गेहूं व चना की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, परंतु खरगोन में नहीं होता है, पाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है? तो यहाँ पर जो है शुष्क मृदा नहीं मिलती है। मध्य प्रदेश में काली मृदा मालवा क्षेत्र में, लाल पीली मृदा बघेलखंड क्षेत्र में, जलोढ़ मृदा मध्य प्रदेश के उत्तरी भूभाग के भिंड, मुरैना, शिवपुरी व ग्वालियर में, ऊपर वाले क्वेश्चन में यही पूछा गया था, जिले में प्राप्त होती है, जबकि कछारी मिट्टी मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में पाई जाती है और शुष्क मृदा मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, एक सेकंड, यह किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कौन से संविधान? 42-44 में कंफ्यूजन होता है, याद रखिए 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 42वें संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से कई सारे चेंजिंग किए गए हैं संविधान में। आपातकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति के प्रतिवेदन के आधार पर 1978 में ये जो है 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। इन्हें अनुच्छेद 51 का में के तहत शामिल किया गया है, जो भाग 4 का एकमात्र अनुच्छेद है। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है, जबकि भाग 4 का में जो है मूल कर्तव्यों की बात की गई है। ठीक है, मूल कर्तव्य जो है ये रशिया से लिए गए हैं। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 86वें संविधान संशोधन 2002 के पश्चात 11 हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा यह आहूत की जाती है। और संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जा सकती है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यदि संविधान संशोधन से संबंधित कोई विधेयक है तो उसके लिए ये इस प्रकार की संयुक्त बैठक का आह्वान नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 118(4) के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखें, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, बनवाली हरियाणा में, दयामाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं बल्कि राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में है। और राजस्थान में क्या है? राजस्थान में आपका कालीबंगन जो हड़प्पा स्थल है, कालीबंगन जो कि घग्गर नदी के तट पर है, वो राजस्थान में है। यहाँ और थोड़ी सी बात देखिएगा कि जो राखीगढ़ी है ये हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है, घग्गर नदी पर स्थित है। और इसके अलावा इसकी खोज, इस स्थल की खोज 1969 में सूरजभान ने की थी। जबकि जो आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश का, ये हिंडन नदी के तट पर है। हरियाणा का जो बनवाली है रंगोई नदी के तट पर स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु किस धातु का उपयोग किया था? तो सबसे पहले इन्होंने तांबे का उपयोग किया था, इसलिए
कि आपका ताम्र पाषाणिक काल भी, ताम्रकालिक काल भी एक है। और सर्वप्रथम इनके द्वारा मानव के द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया जाता है और इसके विश्व के विभिन्न भागों में प्रयोग की जो तिथि है वो अंतर है, अलग अलग भागों में अलग अलग समय पे इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक के नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। और प्राचीन काल में यह उज्जैन से भड़ोच जाने वाले महत्वपूर्ण मार्ग पर पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं। यह है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो यह जो नामोल्लेख है आपका ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे? ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में आप देखें तो वर्ण शब्द का रंग के अर्थ में कहीं कहीं प्रयोग है, कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयोग होता है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण मतलब ब्रह्म, क्षत्र तथा विश्व। कालांतर में 4था वर्ण शूद्र नाम से समाज में उत्पन्न होता है। और थोड़ी सी बात और देखिएगा कि जो ऋग्वेद है इसमें ही सर्वप्रथम चातुष्य वर्ण मतलब चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत माना जाता है। कल्पना सबसे पहले इसी में आती है। तो ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है इसमें वर्णित पुरुष सूक्त में ये जो चतुर्वर्ण की संकल्पना यहाँ पर सबसे पहले आती है। आगे चलते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित होता है? तो तैमूर का पूरा नाम क्या था? तैमूरलंग ये आपके मुगलों के ही कह सकते हैं कि वंशज थे, उनके पहले के पीढ़ी के थे ये लोग। तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश की स्थापना होती है। थोड़ा सा इसका स्पष्टीकरण देखें तो तैमूरलंग के आक्रमण कब होता है? 1398 में। 1398 में इस समय दिल्ली सल्तनत पर मतलब दिल्ली में जो है तुगलक वंश का राज था। तो ये दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश को ये नष्ट करते हैं और 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो जाता है। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु खिज्र खां ने उसे पराजित कर दिया और वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था तथा तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली थी। और जब तैमूरलंग ने अटैक किया था तो उस समय तुगलक वंश का शासक कौन था? तो उस समय तुगलक वंश का जो शासक था वो सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद था जो कि दिल्ली पर शासन कर रहा था। अगला है बहुचर्चित गार्ड पार्टिकल, ये क्या है? तो ये हिग्स बोसान है। क्या है? हिग्स बोसान है। हिग्स बोसान का एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई थी और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया था, जिसके लिए वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण उपनाम से संदर्भित किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था, इसके लिए उसने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था। तो यह जो कार्य है दीवाने खैरात स्थापित करने का वो फिरोज तुगलक ने किया था। तुगलक वंश का फिरोज तुगलक ने किया था। तथा ये जो है गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमानों लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे कि फिरोज तुगलक ने दीवाने बंदगान गुलामों के लिए, दीवाने इत्तिफाक, इनकी भी यह इसके द्वारा स्थापना कराई जाती है। इसके अलावा एक आता है दीवाने मुस्तखराज, कई बार पूछा गया, तो ये वित्त विभाग था दीवाने मुस्तखराज जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है। और दीवाने कोही जो कि कृषि से संबंधित था, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की जाती है। और आरजे मुमालिक ये सैन्य विभाग था जिसकी स्थापना बलबन के द्वारा की जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? सबसे पहले किसे पुनः रिटेन कर लिया था, उस पर पुनः कब्जा कर लिया था? तो दिल्ली पर इन्होंने सबसे पहले कब्जा कर लिया था। तो कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनः प्राप्ति कर ली गई। अगला है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो बनारस में। बनारस का जो BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर फरवरी 1916 में इसके उद्घाटन समारोह के अवसर पर भाषण दिया था। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य से होती है। अब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसकी शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, किस व्यक्ति के द्वारा, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है। आगे है क्वेश्चन नंबर 54। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन है तापमान को स्थिर रखना। ठीक है, तापमान को स्थिर रखना जिससे ऊर्जा की बचत होती है। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग
जो escape वेलोसिटी कितना है, तो याद रखें 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि यदि आप किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आप फेंकते हैं, ठीक है, फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो वह जो है वह पिंड या वह वस्तु जो है पृथ्वी को छोड़ करके, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ करके अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह पुनः वापस नहीं आएगी। जैसा कि नॉर्मली आप देखते हैं कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से पृथ्वी पर पुनः आ जाती है, परंतु आप इस वेग से अगर आप फेंक देते हैं इसके वेलोसिटी से, तो वह पुनः धरती पर वापस नहीं आएगी। अगला है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है, तो वह चांदी है, जिसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। होता क्या है, जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता अति निम्न होती है उन्हें सुचालक के रूप में जाना जाता है। चांदी विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक है। सर्वाधिक विद्युत चालकता चांदी की होती है, इसके बाद तांबा, एल्युमिनियम, लोहा की विद्युत चालकता होती है। अगला क्वेश्चन है, एक पेनड्राइव क्या है, तो एक पेनड्राइव जो है हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक है। अ रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। आप पेनड्राइव देखते होंगे, आप उसमें चीज़ों को स्टोर करते हैं, फिर जब आपको वो चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी होती उसको हटाकर फिर से दूसरी चीज़ें स्टोर करते हैं, तो ये क्या है, रिमूवेबल होती है। और ये द्वितीय भंडारण सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, और इसे आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो या MP3 किस प्रकार की होती हैं, तो ये क्या है, ये फाइल हैं। क्या है, ये फाइल हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग कालोसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को डिजाइन किया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से प्रारंभ होता है, 1939 से। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से जो -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, ठीक है, तो बहुत कम ताप अर्थात -150 से कम तथा इस ताप पर तत्वों के व्यवहार के अध्ययन को क्रायोजेनिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखें, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर अवस्थित है, तो किसके निकट अवस्थित है, तो ये जो है आपका पुलिकट झील के निकट स्थित है। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य के तटीय क्षेत्र में स्थित एक द्वीप है, जो इसी स्थान पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जो कि भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, ठीक है। इसके अलावा श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी के समुद्र से अलग करती है, और जो पुलिकट झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के मध्य में अवस्थित है। अगला है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस फरवरी 28 फरवरी को मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस बार की थीम क्या थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। किताब सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट की किस क्रिकेटर की आत्मकथा है, तो ये क्रिस गेल की है। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं क्रिस गेल, इनकी आत्मकथा है। अगला है क्वेश्चन नंबर, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुपात लंबाई कितनी होती है, तो यह जो है आपकी 38 इंच होती है। क्वेश्चन नंबर 65 देखें, क्यू का संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध जो है बैडमिंटन से, बिलियर्ड से है, किससे है, बिलियर्ड से है। क्वेश्चन नंबर 60, एक सेकेंड यहाँ पे, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर आपका 66, शतरंज में प्यादे को क्या कहा जाता है, तो शतरंज में प्यादे को पान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पान कहा जाता है, तो डी ऑप्शन आपका वो सही हो जाएगा। एक सेकेंड, ये नूरजहां किसकी किस्म है, ये किसकी वैरायटी है, तो ये जो है आम की वैरायटी है, जो कि मध्य प्रदेश में होती है। नूरजहां आमों की रानी कही जाने वाली प्रजाति जो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में पाई जाती है। ये अलीराजपुर आपका महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर है। इस किस्म के आम का औसत वजन 3.8 किलोग्राम होता है। अगला है, राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना आपका 1982 में हुई थी। 19 नवंबर 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य है पशु तथा कुक्कुट का पालन, पोषण, उनके उत्पादों का संग्रहण, वितरण, संरक्षण, प्रबंधन तथा विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 69 को देखें, मध्य प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जिसमें बस, जीप, हाथी, डोंगी एवं नाव चलाने की अनुमति प्राप्त है, तो ये कौन सा है आपका, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना 24 जुलाई 1975 को की गई थी। तो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री मैन मेड फॉरेस्ट वर्ष 1972 के अंतर्गत 24 जुलाई 1975 में की गई थी, जिसका उद्देश्य निम्न कोटि के वन क्षेत्रों को उच्च कोटि वन क्षेत्रों में परिवर्तित करके वनों की गुणवत्ता एवं उत्पादन क्षमता में सुधार करना है। क्वेश्चन नंबर 71 देखें, रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में कोल बेड
मीथेन के भंडार कहाँ मिले हैं? तो यह सोहागपुर में मिले हैं। कहाँ पर? सोहागपुर में मिले हैं। तो सोहागपुर कहाँ है? शहडोल जिले के सोहागपुर क्षेत्र में कोल बेड मीथेन के भंडार प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2012 में दमोह जिले के नोहटा क्षेत्र में भी प्राकृतिक गैस बेसिन की खोज की गई थी। और याद रखिएगा 6 दिसंबर 2018 में ओएनजीसी समूह द्वारा मध्य प्रदेश के विंध्यन बेसिन में 3000 मीटर की गहराई में तेल और गैस की खोज की गई। क्वेश्चन नंबर 72 देखें, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध संत हृदयराम मेडिकल कॉलेज ऑफ न्यूरोपैथी एंड एग्री साइंसेस कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शन आप देखिए, ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। कहाँ पे? भोपाल में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के 2 निजी चिकित्सा महाविश्वविद्यालय स्थित हैं, जबकि राज्य में योग और चिकित्सा हेतु अभी तक कोई शासकीय महाविद्यालय स्थापित नहीं किया गया है। प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध संत हरिदाराम प्राकृतिक एवं योग महाविद्यालय बैरागढ़ भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 73 देखें, तो वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। क्वेश्चन नंबर 74, किसे लीनियर रोबोट भी कहा जाता है? तो जो आपका कार्टेशियन रोबोट होता है इसे लीनियर रोबोट भी कहा जाता है। 75 देखें, सबसे पहला बॉल्ड रोबोट किसने बनाया? तो यह रोबोट जो है प्रोफेसर रॉल्स होलिस ने बनाया। अगला है क्वेश्चन नंबर 76, सारथी पोर्टल किससे संबंधित है? तो यह दिव्यांग सब व्यक्तियों के सशक्तिकरण से संबंधित है। अगला है A to B, क्या है? A to B का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन टू बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 78 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में कुल 8 बिट्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ों को भी इसमें देख लेते हैं। तो देखिए, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, जबकि 1024 किलोबाइट मिलकर के 1 मेगाबाइट बनाता है, और 1024 मेगाबाइट मिलकर के 1 गीगाबाइट बनाता है, और 1024 गीगाबाइट मिलकर के 1 टेराबाइट बनाता है। आगे देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया? तो जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में। अगला है, हाल ही में किस देश के पासपोर्ट को दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है? तो यह जापान के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है। तो अभी हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी हुआ है, जिसके तहत लगातार तीसरे वर्ष जापान जो है पहले नंबर पे है, जबकि दूसरे नंबर पे सिंगापुर है, तीसरे पे दक्षिण कोरिया और जर्मनी है। यदि भारत की स्थिति देखें तो भारत जो है 85वें पोजीशन पर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोकधन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे शॉर्ट में कैग कहते हैं, इसकी नियुक्ति की जाती है। तो इसकी नियुक्ति संविधान के भाग 5 जिसका शीर्षक है संघ, इसके तहत अध्याय 5 है, जिसमें आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति और उसके जो कार्य हैं विभिन्न कार्य उनको बात की गई है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की बात जो है आर्टिकल 148 में की गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82, यह है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में किसकी होती है? तो संसद की होती है। किसकी होती है? संसद की, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप 83 पे चलते हैं। 83 है, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होते हैं? तो ये भारत के मंत्रिमंडलीय जो सचिव होते हैं वो इसके होते हैं। अगला है, वर्तमान विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर निम्न में से किस राज्य से राज्यसभा सांसद हैं? तो ये गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, निम्न में से किसे आयुष्मान भारत योजना का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका सीईओ जो है वो RS शर्मा को नियुक्त किया गया, जबकि सिद्धार्थ मोहंती जो हैं ये LIC के निदेशक हैं, राजीव शुक्ला BCCI के उपाध्यक्ष हैं, और उदय शंकर जो हैं ये फिक्की के अध्यक्ष हैं। अगला है 86 नंबर क्वेश्चन, WTO में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का राजदूत जो है ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 87 देखें, WW या इसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, या इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, यह एक अंतर्राष्ट्रीय NGO है। इसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन आप देख लीजिए पहले। तो ये है विश्वनाथन आनंद को नियुक्त किया गया है। तो ये जो आपका WW है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय NGO है जिसकी स्थापना 1961 में स्विट्जरलैंड के मोर्जेस में एक धर्मार्थ ट्रस्ट अर्थात चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में की गई थी, और इसका स्लोगन है फॉर ए लिविंग प्लेनेट, और इसका जो सिंबल आप देखेंगे वो है पांडा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना आपका 1956 में होती है। 1956, 1 नवंबर 1956 को की गई थी। यहाँ ध्यान दीजिएगा
कि जो संविधान का भाग 14 है जिसका शीर्षक है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, इसके तहत आर्टिकल 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात की गई। उसी के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। अगला है 89 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके कुंवर सिंह टेकाम। वर्तमान में कौन है इसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 65वें संविधान 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 12 फरवरी 1992 से जो है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों से संबंधित समस्याओं को देखने के लिए एक अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, SC ST दोनों के लिए। बाद में आगे चल करके, और ये स्थापना आर्टिकल 338 के तहत की गई थी। आगे चल करके 2003 में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो है इसमें संशोधित किया गया और एक आर्टिकल और जोड़ा गया, आर्टिकल 338 का के तहत जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति ST के लिए एक अलग से आयोग गठित किया गया। ठीक है, और ये 19 फरवरी 2004 से प्रभावी होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90, प्राइमरी गोल्ड की संज्ञा किसे दी जाती है जिसकी शुद्धता कितनी होती है? 24 कैरेट होती है। अगला है बैंक सेवा सुधार से संबंधित समिति कौन सी है? तो गोईपोरिया समिति जो है ये बैंक सुधार समिति, जबकि खुसरो समिति जो है आपकी कृषि साख से संबंधित है। महाजन समिति चीनी उद्योग से, और आबिद हुसैन समिति जो है लघु उद्योग से संबंधित है। अगला है केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र आपका नागपुर में, कहाँ पे? नागपुर में अवस्थित है और केंद्रीय वाला है। जबकि मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र राज्य के खरगोन जिले में स्थापित किया गया है। अगला है भारत रत्न पुरस्कारों की शुरुआत है किस वर्ष की गई थी? 1954 में की गई थी और सर्वप्रथम 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था। यह कला साहित्य विज्ञान में बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाने वाला देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। 1954 में 3 लोगों को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि उस समय आपके उपराष्ट्रपति थे, बाद में ये उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति बनते हैं, राजगोपालाचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन, इन 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 94, मध्य प्रदेश के किस जिले में माधवगढ़ का किला स्थित है? तो माधवगढ़ का जो किला है ये आपका सतना में स्थित है। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित सतना जिले में माधवगढ़ का किला स्थित है, जिसका निर्माण 18वीं शताब्दी में रीवा के बघेल वंश के महाराजा विश्वनाथ सिंह ने करवाया था। अगला है 95 नंबर, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी आदित्य जोशी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है बैडमिंटन से है। ये मध्य प्रदेश के धार जिले के एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। आदित्य जोशी जनवरी 2014 में जूनियर श्रेणी में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बनते हैं। अगला है स्मार्ट सिटी परियोजना का प्रारंभ कब होता है? जून 2015 में होता है, जिसके तहत 100 स्मार्ट सिटी को बनाने की संकल्पना या विचार व्यक्त किया गया है। अगला है 97 नंबर क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहती है? 1951 से लेकर के 1956 तक, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो होती है वो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, 1956 से 1961 तक चलती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 को देख लेते हैं। दक्षिण भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है? तो जो गोदावरी नदी है इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। यह जो है महाराष्ट्र के नासिक के त्रंबक पहाड़ी के कालसूबाई चोटी से निकलती है और ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से होते हुए बंगाल खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। गिरने से पहले ये डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियों में प्रवरा, मूला, दुधना, मंजरा, प्रवाहिता, इंद्रावती, मावेर, किनारासानी, सवरी इत्यादि शामिल हैं। अगला है मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मटर का वैज्ञानिक नाम पीशम सेटिवम है। अगला है मानव शरीर में कपाल में कुल कितनी हड्डियां होती है? कपाल में, ठीक है, कितनी हड्डियां होती हैं? तो कुल आपकी 8 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। तो मनुष्य के सिर जो हेड होता है इसके अंतः कंकाल के भाग को खोपड़ी या स्कल कहते हैं। खोपड़ी कहते हैं या इंग्लिश में स्कल कहते हैं। इसमें 29 हड्डियां या अस्थियां होती हैं। इनमें से जो 8 अस्थियां हैं या हड्डियां, ये संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कपाल कहते हैं, या इंग्लिश में क्रेनियम कहते हैं। CRANIUM कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। और इसी के बारे में पूछा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।